तो प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है फाउंडेशन करने से पहले कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी काम करवा रहे हो तो फाउंडेशन काफ़ी अहम रोल निभाता है उसमें, उसकी स्टेबिलिटी को लेकर। चाहे आप ब्रिज बना रहे हो या फिर बिल्डिंग। तो देखते हैं किस तरीके से जो है किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा वन साइड। हम लोग जो है वो यहाँ पे 4 मुद्दों पे बात करेंगे कि फाउंडेशन का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली क्यों ज़रूरी है। दूसरा, रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर हम गुड फाउंडेशन करना चाहते हैं। तीसरा, थंब रूल भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और चौथा, कि अगर हम साइट पर इंस्पेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है तो आप इमेज में देख सकते हैं। तो इन सारे फोटो को देखकर हमें मालूम पड़ता है कि अगर फाउंडेशन ठीक से ना किया गया हो तो कोई भी बिल्डिंग जो है वो इस तरीके से ढह सकती है। तो अगर फाउंडेशन में ज़रा सी भी गलती रही तो कोई भी छोटा मोटा अर्थक्वेक भी हमारी बिल्डिंग को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक सकता है। तो ये मेन और काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि फाउंडेशन हमें क्यों प्रॉपरली करना चाहिए। दूसरा मुद्दा की अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी गुड फाउंडेशन के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला, साइट एनालिसिस, मतलब सोइल कंडीशन एंड वाटर टेबल। सोइल कंडीशन किस तरीके की है जहाँ पे आप फाउंडेशन करने वाले हैं। और दूसरा होगा वाटर टेबल। अगर आप एक्सकेवेशन करते हैं फाउंडेशन की डेप्थ के लिए तो उसमें अगर आपको वाटर टेबल मिलता है तो आपको किस तरीके से जो है उसमें अलग तरीके का फाउंडेशन करना होगा। दूसरा मुद्दा है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो अगर आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रीड करना अच्छी तरीके से आता है तभी आप जो है वो फाउंडेशन के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को चेक कर पाएंगे। और फाउंडेशन के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में छोटी सी भी गलती अगर हो गई तो लोड कैलकुलेशन या फिर बिल्डिंग के स्टेबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। तीसरा है मटेरियल। एज पर साइट कंडीशन हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा, प्रॉपर ड्रेनेज। जहाँ पे भी आप फाउंडेशन करने वाले हैं वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज की सुविधा भी होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट है नॉलेज ऑफ आईएस कोड। तो फाउंडेशन के लिए हमें कई सारे आईएस कोड हमें अलग अलग महीनों में काम आते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है थंब रूल। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 5 पॉइंट है जिसके आधार पर हम इसको थंब रूल बोल सकते हैं फाउंडेशन के लिए। सबसे पहले डेप्थ है वो विड्थ से ज़्यादा या फिर इक्वल है। या फिर दूसरा, डेप्थ अगर हमारी विड्थ से कम है। तो ज़्यादातर केस में हम लोग जो है वो ये प्रीफर करते हैं कि डेप्थ है विड्थ के बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो ताकि हमें फाउंडेशन की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिले। दूसरा पॉइंट है ड्यूरे फाउंडेशन। इफ़ फाउंड वाटर द डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर द अपलिफ्ट प्रेशर। अगर मान लीजिए आपने 5 फुट की खुदाई की एक्सकेवेशन के लिए और आपको वहाँ पे वो गीली मिट्टी या फिर पानी आता है तो आपको जो है वो फाउंडेशन की डिज़ाइन अपलिफ्ट प्रेशर में करनी होगी। अपलिफ्ट प्रेशर मतलब क्या, जिस स्टार्टअप पर फाउंडेशन हम लोग ले करने वाले हैं उसके नीचे से अगर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पानी या फिर कोई अदर लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है तो उसको अपलिफ्ट बोलते हैं। अगर हमने उस तरीके से डिज़ाइन नहीं की होगी फाउंडेशन की तो पानी जो है वो अपने प्रेशर से फाउंडेशन को उखाड़ फेंकेगा, तो इसको हम बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। तो फाउंडेशन का डेड लोड बढ़ाने के लिए हम लोग जो है अपलिफ्ट प्रेशर का उपयोग करते हैं। वहाँ पर रबल सोइलिंग भी कर सकते हैं या फिर फाउंडेशन की डिज़ाइन में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द फाउंडेशन लेड ऑन हार्ड स्ट्राटा ओनली। तो ज़्यादातर कंडीशन में हम लोग जो है पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि हार्ड स्ट्राटा मिले तभी उसके ऊपर फाउंडेशन करें। चौथा पॉइंट है द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 मीटर। तो मिनिमम 1.5 मीटर तो डेप्थ उसकी होनी ही चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो चलेगी पर उससे कम फाउंडेशन के स्टेबिलिटी के लिए दिक्कत दे सकता है। और आखिरी पॉइंट है द फाउंडेशन मस्ट बी अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रूट ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा फाउंडेशन कोई भी ऐसे ट्री के पास में होगा जिसके रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो हमें दिक्कत दे सकते हैं। आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर आपने कोई भी ऐसे ट्री के पास फाउंडेशन कर दिया जिसके रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये रूट्स जो है वो इस तरीके से आपके फाउंडेशन में घुस सकते हैं और उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे जब आप इंस्पेक्शन करेंगे फाउंडेशन का। ये सभी वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्डिंग वर्क के लिए कर रहे हैं तो भी, अगर आप वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं तो भी, और अगर आप ब्रिज का इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो भी। सबसे पहला होगा डिस्टेंस फ्रॉम प्रॉपर्टी लाइन। तो अगर आपका फाउंडेशन का एक्सकेवेशन जो है वो नियत दूरी के हिसाब से होना चाहिए प्रॉपर्टी लाइन से, ताकि जो है आपको काम करने में सहूलियत हो। और ये टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा रहता है
आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। तो अगर आप इस तरीके से कोई फाउंडेशन के लिए गड्ढा करते हैं तो उसकी विड्थ, लेंथ और डेप्थ जो है वो हमें अच्छी तरीके से नापनी होगी ऑन साइट। डिज़ाइन में अगर हमें कहा गया है कि 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का खड्डा हमें खोदना है तो उसकी विड्थ LBH जो होता है वो पूरी तरीके से डिज़ाइन के मुताबिक ही होना चाहिए। उससे कम होगा तो वो आगे जाकर दिक्कत दे सकता है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्टील वर्क डिज़ाइन के हिसाब से है या फिर नहीं। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी कास्टिंग किया गया है कॉलम का और आप स्टील चेक करने जा रहे हैं कॉलम का, तो आपको इस तरीके से देखना होगा कि कोई भी स्टील बार है वो कितने डिस्टेंस पर दिया गया है, उसका प्रॉपरली प्लेसमेंट एज पर डिज़ाइन किया गया है कि नहीं, वो आपको डिज़ाइन के हिसाब से देखना होगा। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो फॉर्म वर्क प्लेसमेंट। इस तरीके से आप देख सकते हैं फॉर्म वर्क प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कंक्रीट उसमें डालते हैं तो कंक्रीट अपना एक सेल्फ वेट डालता है फॉर्म वर्क के ऊपर। तो अगर आपके फॉर्म वर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो पूरी तरीके से ढह जाएगा और कंक्रीट पूरा वेस्ट हो जाएगा, तो वो ये फाइनेंशियली भी लॉस कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म वर्क होने चाहिए जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम हो हमारे कंक्रीट का, उस समय तक जो है वो कंक्रीट का लोड सह पाए। पांचवा मुद्दा है सेंटर लाइन एंड फेस लाइन। तो अगर आपका कोई कॉलम है उसका सेंटर लाइन और फेस लाइन दोनों तरीके से हम लोग जो है वो मेज़रमेंट करते हैं कॉलम का एज पर डिज़ाइन। सपोज आपके डिज़ाइन में सेंटर लाइन से डिस्टेंस दिया गया है दो कॉलम के बीच 2 मीटर का, तो आपको वन साइड कंडीशन नॉर्थ को ध्यान में रखते हुए सभी कॉलम्स के सेंटर लाइन का डिस्टेंस हमें नापना होगा। अगर आप फेस लाइन का डिस्टेंस दिया गया है तो एक फेस से लेकर दूसरी फेस तक कितना डिस्टेंस है कॉलम का, ये आपको देखना होगा। छठा पॉइंट है हाइट ऑफ पेडेस्टल मस्ट बी एज पर डिज़ाइन। तो पेडेस्टल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरिया है ये पेडेस्टल है रेक्टेंगुलर शेप फाउंडेशन के लिए। ज़्यादातर केस में हम लोग जो है वो ट्रेपेजोइडल शेप को प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन की गई है उस तरीके से होगा। तो दोनों केस में पेडेस्टल की हाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन के हिसाब से होने के लिए पेडेस्टल की हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप जब भी साइट पर इंस्पेक्शन करने के लिए जाए तो आपको देखना होगा इसकी हाइट जो है वो इस पर डिज़ाइन हुई है या फिर नहीं। सातवां मुद्दा है कवर मस्ट बी यूज। तो कवर जो है स्टील को जो है वो एटमॉस्फेयर से दूर रखता है और उसके कोरोजन के रेजिस्टेंस में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो है वो कवर दिए होने चाहिए फाउंडेशन में। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि फाउंडेशन में कितने mm का कवर स्टैंडर्डली IS 456 के हिसाब से होना चाहिए, मिनिमम फाउंडेशन का कवर कितना होना चाहिए। आठवां पॉइंट है ऑल द स्टील मेश जंक्शन मस्ट बी बाइंड विथ बाइंडिंग वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका फाउंडेशन में इस तरीके से जो है वो स्टील हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है ये हर एक जॉइंट जो भी जॉइंट पड़ता है वो सभी जॉइंट जो है बाइंडिंग वायर से बेंड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो थोड़े से लोड में जो है वहाँ से जाली हमारी खिसक सकती है और लोड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। नौवां पॉइंट है प्रॉपर कंपेक्शन। तो फाउंडेशन हो जाने के बाद जब हम लोग रिफिलिंग करते हैं तो रिफिलिंग के बाद थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव करते हुए हैंड कंपेक्शन से जो हम लोग को और रिफिलिंग का कंपेक्शन करना होगा, ताकि जो है वो लोड जो है वो फाउंडेशन के ऊपर अच्छी तरीके से आ जाए, ताकि उसका अपलिफ्टिंग या फिर डिस्प्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम जो है वो हमें ना फेस करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जब भी आप साइट पर जाए तो इन मुद्दों का ध्यान रखते हुए आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करें, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।